हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारा प्यारा फोर्स। मैंने आपको समझाया था कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर के आ सकता है। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर भी लेके आ सकता है। यही नहीं, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है, यानी कि फोर्स के एप्लीकेशन से स्पीड को या तो हम कम करवा सकते हैं या इंक्रीज करवा सकते हैं। इसका मतलब कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि फोर्स के एप्लीकेशन से हम मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक बॉल आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो हमारे राइट हैंड साइड से आ रही है। और कहाँ जाएगी? तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। बॉल आ यहाँ से रही थी, उसको जाना कहाँ था? उसको जाना था हमारे लेफ्ट साइड में। लेकिन हुआ क्या? जैसी बॉल हमारे सामने आई, हमने ज़ोर से उसको एक लात मार दी, यानी कि हमने बॉल को किक कर दिया। किक करने का मतलब क्या है? हमने बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है। इस फोर्स की एप्लीकेशन से पता है क्या होगा? अब बॉल जो है ना, वो यहाँ नहीं जाएगी, अब वो हमारे सामने जाएगी। दूर तो हो जाएगी हमसे, लेकिन हमसे दूर कहाँ जाएगी? तो हमारे सामने से दूर जाएगी। बॉल आ यहाँ से रही थी, जाना उसको यहाँ था, लेकिन जैसी बॉल हमारे सामने आई, हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और इसके कारण अब जो बॉल है ना, वो लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अब वो हमारे सामने से जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या? फोर्स के एप्लीकेशन से हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। यही नहीं, फोर्स के एप्लीकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो साइज़ है, वो भी चेंज हो सकता है। तो इन सभी इफ़ेक्ट्स के ऊपर हमने बात करी थी। कहाँ करी थी? तो अपने प्रीवियस सेशन में करी थी। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। फोर्स के कुछ अलग अलग टाइप्स हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम से क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच वी नोटिस इन आवर एवरीडे लाइफ। बोला गया है यहाँ पे हमसे कि 5 कॉमन टाइप्स के फोर्सेस होते हैं जिनको कि हम एवरीडे लाइफ में नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 कॉमन टाइप्स के फोर्सेस? फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड लास्ट में है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको हम शॉर्ट में ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ 5 टाइप के फोर्सेज हैं जिनको कि हम एवरीडे लाइफ में जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो, ये तो वो 5 फोर्सेस हैं जो यहाँ पे लिखे गए ना आपके सामने, ये वो 5 फोर्सेस हैं जिसको कि हमें पढ़ना है, जो क्लास 8 साइंस के सिलेबस में है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे टाइप्स भी होते हैं फोर्सेस के, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। तो एक मेन मुद्दा ये है कि फोर्स की जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उन सभी टाइप्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो ये जो आपके पास फोर्सेस सामने आए हैं ना, 5 कॉमन टाइप के फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी किसकी है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, और दूसरी किसकी है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर इस कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट। हम कब बोलेंगे कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है? जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो? फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अभी ये जो मेरा हाथ है ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे हाथ में, मतलब दूसरे हाथ में जो पेन है, ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर अभी मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करूं, एक मेरा हाथ और दूसरा मेरा ये पेन, तो क्या अभी ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल टचिंग नहीं हुई है। अगर इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि अगर मैं इस हाथ में मैं क्या करूं? इस पेन को पकड़ लूं, तो आप बोलोगे कि हाँ,
अब इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फिजिकल टच बना है और इस फिजिकल टच के कारण आप बोल सकते हो कि अब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स कैसे हो गए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है हमारे लिए ये समझना कि आखिर कांटेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कांटेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे कांटेक्ट को जाकर के फिजिकली टच करेगा, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्क्रीन है और ये क्या है, एक आप बोल सकते हो कि पेन है, तो स्क्रीन भी हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जब स्क्रीन पे जाकर के मैं इस पेन को टच करवा दूंगी तब आप बोल सकते हो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हुआ है, एक कांटेक्ट बना है। क्यों? क्योंकि फिजिकल टचिंग इन्वॉल्व हुई है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो व्हेन वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचेस अनदर ऑब्जेक्ट दे आर सेड टू बी इन कांटेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करेगा तभी हम बोलेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। अब जब आपको कांटेक्ट का मतलब समझ में आ गया है तो अब आपके लिए कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो तब तक कोई फोर्स नहीं लग सकता। अगर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अभी हम दो ही ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो भी फोर्स लग सकता है और अगर नहीं है कांटेक्ट में तो भी फोर्स लग सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, है ना। सो अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। आई बात समझ में? कैसे? जैसे जैसे इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो लाइन है, ये बहुत ही क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और बोला जा रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो कि किस पे लग रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो पहला वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, कब लग रहा है ये फोर्स? जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो, यानी कि जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हो तभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। कि एक ऐसा फोर्स जो कि तभी लगेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर। कौन लगाएगा? पहला वाला ऑब्जेक्ट। कब? जब दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हो। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कि अगर इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो टचिंग है वो खत्म हो गई है ना, अगर टच एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं तो फिर इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगने वाला। अगर कर रहे हैं तो लग जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। अब इसके दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक है मस्कुलर फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सेशन में, मतलब हमारे इस पूरे सिलेबस में जो हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने हैं ना, इन सभी फोर्सेस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो अब हमने क्या किया है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को उठा करके एक कैटेगरी में डाल दिया है। वो कैटेगरी किसकी है? तो वो है कांटेक्ट फोर्सेस की। ठीक है, अब होता क्या है इसमें जरा देखते हैं। सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल। सपोज हम बोल रहे हैं कि आपके पास आपकी स्टडी टेबल होगी, है ना, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। टू लिफ्ट दिस बुक फ्रॉम द टेबल सम फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब आप चाहते हो कि ये जो बुक है, अब सपोज आपकी मम्मा डांट रही हैं कि ये क्या जो है ना सब मेस्टअप करके रखा हुआ है, थोड़ा सा सामान समेटो अपना, है ना। बुक पे जो भी मतलब टेबल पे जो भी बुक्स रखी हुई हैं उन सबको शेल्फ में जा करके या ड्रॉर में जा करके या अपने बैग में जा करके रख दो। तो आप क्या करोगे, सपोज आपकी टेबल पे 4 बुक्स पड़ी हुई हैं, है ना। अब आप चाहते हो कि ये बुक्स क्या हो जाए, आपकी अलमीरा में जाकर के सेट हो जाए या आपके बैग में जा करके जमा हो जाए। तो क्या उनको देखने भर से या ऐसा सोच लेने से क्या अपने आप बुक जो है ना आपकी अलमीरा में, शेल्फ में या बैग में आने वाली है?
ऑब्वियस सी बात है नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हो कि वो जो बुक है वो अपनी उस टेबल से हटे, उस अपनी जगह से हिले और हिल के कहाँ जाए, मूव होकर के कहाँ जाए, आपके बैग में जाए या शेल्फ में जाए, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही, एक फोर्स आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो अब ये लिखा गया है टू लिफ्ट दिस बुक, इस बुक को उठाने के लिए जो कि आपकी टेबल पे रखी हुई है, उस बुक को उठाने के लिए फ्रॉम द टेबल सम फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक फोर्स हम बोलते हैं कि ज़रूरत पड़ती ही है। When we lift this book from the table by hand, the force is exerted by the muscle of our arm. अब हुआ क्या, मम्मा ने डांटना शुरू कर दिया कि ये क्या लगा के रखा है। मैंने आपसे बोला था कि अपनी टेबल को जो है ना, अपनी जगह को क्लीन करो, जो भी बुक्स हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखो। पढ़ाई हो गई है ना, अब या तो आप टेबल से हटा लो बुक्स को, या तो आप उनको बैग में रख दो या शेल्फ में रख दो, अलमीरा में रख दो। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मम्मा की बात तो सही है, मुझे ये जगह साफ़ करनी है, लेकिन मैं कैसे साफ़ करूँगा, मैं तो बस बुक्स को देखता ही रहूँगा कि देखने में ही क्या होगा, बुक्स अपनी अपनी जगह जो है ना चली जाएंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको करना क्या पड़ेगा, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जाओगे अपने हाथ से जो बुक्स हैं उनको उठाओगे, अपने हाथों से आप क्या करने वाले हो, बुक्स को लिफ्ट करने वाले हो, उठाने वाले हो। सो व्हेन वी लिफ्ट दिस बुक, जब हम बुक को लिफ्ट करेंगे फ्रॉम द टेबल बाय आवर हैंड्स, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर आर्म। एक फोर्स हम बोल रहे हैं कि लग रहा है, लेकिन वो फोर्स लगा कौन रहा है, तो हमारे हाथों की जो मसल्स है ना, वो मसल्स क्या कर रही हैं, एक फोर्स लगा रही हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना, सपोज़ काफ़ी जो है ना फीवर आया है 2-3 दिन से, और काफ़ी हम वीक हो गए हैं, बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, और उस समय अगर आपका दोस्त आकर के बोले कि चल भाई आज जो है ना सामने वाली टीम को जाके फोड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का एक हम बोलते हैं कि मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप बोलोगे कि ना बाबा दम नहीं है। क्यों दम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि आपसे जो बैट है ना, क्रिकेट बैट, वो उठाया नहीं जाएगा, आपसे ज़ोर से बॉलिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बहुत ही कमज़ोर हो। कमज़ोर क्यों हो, क्योंकि 2-3 दिन से फीवर आया हुआ था। इस कमज़ोरी से हुआ क्या है कि आपकी जो मसल्स है ना, वो मसल्स अब उतना फोर्स नहीं लगा पा रही हैं। भाई अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो बल्ला उठाना पड़ेगा, बल्ला कैसे उठाओगे, जैसे बुक उठा रहे हो, बुक को कैसे उठाया था, अपने हाथों से, वैसे ही बल्ले को कैसे उठाओगे, अपने हाथों से। तो बुक को उठाते टाइम आपकी मसल्स ने क्या किया था, फोर्स लगाया था, जिसको आप क्या बोलते हो, मस्कुलर फोर्स बोलते हो। वैसे ही बल्ले को उठाते टाइम आपकी मसल्स को फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अगर आपको बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग के लिए भी आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। हाथों का इस्तेमाल मतलब क्या, कि हाथ की जो मसल्स हैं उन मसल्स को एकदम लगाना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, जिसके कारण आप क्या कर पाओगे, बॉल को फेंक पाओगे। अब क्योंकि आपकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, फीवर वगैरह हो गया था, तो अब जो है ना थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी। इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि जो मसल्स है ना वो उतने प्रॉपर तरीके से फोर्स लगा ही नहीं पा रही थी। इतना फोर्स लग ही नहीं पा रहा था कि आप जो है ना बैट बॉल खेल सको, क्रिकेट खेल सको, बॉल को फेंक सको, बल्ले को उठा करके उससे बैटिंग कर सको। आई बात समझ में। सिमिलरली व्हेन वी किक अ फुटबॉल, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर लेग। जब हम बॉल को किक करते हैं तो भी हम बोलते हैं कि एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको अभी भी बताया ना कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बॉल आ रही थी यहाँ से, जाना था उसको वहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे हमारे सामने उठा करके हमने उस पर एक लात मार दी, यानी कि उसको हमने किक कर दिया। किक करने से हुआ क्या, बॉल के मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। जाना था उसको यहाँ पे, अब वो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ये जो मोशन में, मतलब मोशन के डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ है। ये फोर्स कहाँ से आया था, ये फोर्स लगाया था हमारे पैरों की मसल्स ने। पैरों की मसल्स ने एक फोर्स लगाया, और इसी फोर्स के कारण बॉल की मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो पैर की मसल्स फोर्स लगा रही हैं, इस फोर्स को हम प्यार से बोलेंगे क्या, इसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। So the force exerted by the muscles of the body is called what? Muscular force. Both human beings and animals exert muscular force to do work. Human beings हो चाहे कोई भी एनिमल्स ही क्यों ना हो, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि मसल सिर्फ हमें के पास होती है, हमारे पास ही होती है, बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पास भी तो मसल्स होती हैं। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो फोर्स मतलब उनकी जो मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं काम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। द ह्यूमन बींग्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स for performing the various day-to-day activities like walking, running, jumping, climbing, lifting, pushing, pulling, kicking, stretching, squeezing, twisting and pressing the objects. अब ये बताओ, इतने सारे काम आप दिन भर में करते हो, है ना, किसी चीज़ को पकड़ करके खींचते हो, उसको स्ट्रेच करते हो,
किसी चीज़ को दबाते हो, प्रेस करते हो, स्क्वीज़ करते हो, उसको ट्विस्ट करते हो, है ना, बॉल को आपने किक कर दिया, कुछ इस तरीके से आप जो है ना जिम गए हो तो डंबल्स उठा रहे हो, डंबल्स को लिफ्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, कुछ ना कुछ जो है ना हम करते ही रहते हैं। तो इन सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम बोलते हैं कि हमारी जो मसल्स है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, और अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं इसका मतलब क्या कि मस्कुलर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। भाई बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डंबल्स को उठा रहे हैं, है ना। तो ये जो डंबल्स को उठा पा रहे हैं, कैसे उठा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व हैं। मसल्स यहाँ पे क्या हो रही है, मसल्स का बिल्डअप हो रहा है, मसल स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली मसल का फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, चिंटू क्या कर रहा है, चिंटू जो है ना इस कार्ट को बेसिकली पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो खींचने में भी तो दम लगेगी ना। अभी तो सपोज ये जो कार्ट है, ये जो गाड़ी है, ट्रॉली है, ये खाली है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक बच्चा बिठा देते हैं। बच्चे का वजन तो होगा, मान लो 10 किलो वजन होगा। अब चिंटू खुद ही छोटा है, ऊपर से 10 किलो का बच्चा और जो है ना उस ट्रॉली में बैठा हुआ है। अब जब चिंटू इस ट्रॉली को खींचेगा तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी फोर्स के कारण वो क्या करेगा, ट्रॉली को खींच पाएगा। सवाल ये है कि आखिर चिंटू के अंदर ऐसा क्या है जो कि फोर्स लगा रहा है? तो भाई चिंटू के पास उसकी मसल्स हैं, इन मसल्स से क्या होगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा, और इसी मस्कुलर फोर्स से चिंटू क्या कर सकता है, 10 किलो के बच्चे के साथ ट्रॉली खींच सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भाई साहब जो हैं वही वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो वेट लिफ्टिंग के दौरान भी हम बोलते हैं कि मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फोर्स लगता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो बैडमिंटन के लिए हम बोलते हैं कि रैकेट से हमको जो शटल कॉक है वो मारनी पड़ती है कि नहीं मारनी पड़ती है। तो मारने के लिए भी मस्कुलर फोर्स ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगेन वही वाला एग्जांपल है, बॉल को किक किया जा रहा है, तो किक करते टाइम भी हम बोल रहे हैं कि फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच किया जा रहा है। तो स्ट्रेचिंग में आप क्या कर रहे हो, भाई ऐसा है, अगर आपके सामने स्प्रिंग पड़ी हुई है और आप चाहते हो कि ये फैल जाए, तो क्या आंखों ही आंखों में देख करके आप स्प्रिंग को बोलोगे कि तुम फैल जाओ, तो क्या वो फैल जाएगी? नहीं, आपको उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो स्ट्रेचिंग में आपकी जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्ची जो है किताब उठा रही है, काफ़ी भारी बुक्स हैं, तो भारी बुक्स को उठाने के लिए भी हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दौड़ते टाइम, खेलते टाइम, कूदते टाइम, किक करते टाइम, लिफ्ट करते टाइम, है ना, स्ट्रेच करते टाइम, स्क्वीज़ करते टाइम, ट्विस्ट करते टाइम, कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आप क्या करते हो, पूरे टाइम आप मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व कर ही रहे हो। अगर इस समय मैं अपने हाथ हिला रही हूँ तो कैसे हिला पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मसल्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि यहाँ पे एक मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अगर मैं खड़ी हूँ ना इस समय, तो मेरा जो पूरा का पूरा बॉडी वेट है ये कौन बियर कर रहा है, तो मेरी जो पाँव की जो मसल्स हैं वो बियर कर रही हैं। अगर मैं इस समय चल रही हूँ, इसका मतलब क्या कि मेरी मसल्स इन्वॉल्व हैं। मसल क्या कर रही हैं, एक फोर्स लगा रही हैं, मस्कुलर फोर्स। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि एक टाइप का जो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, वो सबको क्लियर हुआ होगा। अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन अ रोड, अ पॉटर कैरिंग अ लोड ऑन द व्हीकल बैरो, अ चाइल्ड राइडिंग अ बाइसिकल एंड अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। It is the muscular force which enables us to perform all the activities involving the movement or bending of our body parts. ये muscular force ही होता है जो कि हमको क्या करता है, enable करता है कि हम सभी activities perform कर पाएँ। कौन सी activities? जो कि क्या involve करती हैं, हमारे body parts का movement या हमारे body parts की bending। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई यहाँ पे, कि द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, फॉर आवर सर्वाइवल। अच्छा, ये तो वो वाले मतलब उन हमने एक्टिविटीज़ की बात करी है जो कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, है ना। हमें अगर बुक उठानी है तो हमें पता है कि हम बुक लिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमको पता है कि हम वॉक कर रहे हैं। कुछ आप बोल सकते हो कि मस्कुलर फोर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अपने आप चलते हैं और जिसका पता, जिसकी खबर हमें होती ही नहीं है। और अगर वो मस्कुलर फोर्स ना हो ना तो हम सर्वाइव ही ना कर पाए। एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखा गया है, द मस्कुलर फोर्स also acts inside our body to perform various functions required for our survival. For example, in the process of digestion, it is the muscular force which pushes the food through the alimentary canal. खाना तो आपने खा लिया, कैसे खाया, मुंह में खाना लिया और उसको आपने च्यू किया, चबाया, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका जो खाना है वो टूट गया। टूटने के बाद हुआ क्या, आपने उसको निगल लिया, यानी कि स्वालो कर लिया। अब ये जो खाना है ये कहाँ जाएगा, ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में कैसे जाएगा भाई,
स्टमक में जाएगा हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के थ्रू। अब ये जो फूड पाइप है ये करता क्या पता है, ये करता है पेरिस्टालसिस। जैसे कि आप ऐसे कंसिडर करो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है ना, उस पाइप को आप क्या कर रहे हो, दबा रहे हो अपने दोनों हाथों से, उसको क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो। एक काम करो, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप उस पाइप में जो है ना एक कॉइन या एक मोती, एक पर्ल जो है ना आप डाल लो। इसके बाद में आप क्या करो, उस पाइप को जो है ना आप अपने दोनों ही हाथों से प्रेस करो, उसको दबाओ। तो जैसे जैसे आप उस पाइप को प्रेस करोगे, उसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे, वैसे वैसे वो जो मोती है या वो जो कॉइन है जो कि पाइप में आपने डाला हुआ था, वो जो मोती है वो धीरे धीरे से पाइप के नीचे हम बोलते हैं कि खिसकता जाएगा। तो ये मोती पाइप के नीचे क्यों खिसक रहा है, क्योंकि आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। सिमिलरली हमारे फूड पाइप में जो फूड हम लेते हैं, ये खाना हमारे स्टमक में कैसे जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेरिस्टालसिस करती हैं, यानी कि कभी कंप्रेस होंगी कभी रिलैक्स होंगी, फिर कंप्रेस होंगी, फिर हम बोलते हैं कि रिलैक्स होंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। और ये पेरिस्टालसिस हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये अपने आप प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है और ये चीज़ हम रियलाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, अपने आप ये चीज़ होती है। तो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से हम बोलते हैं कि पेरिस्टालसिस करती हैं, जिसके कारण जो भी खाना फूड पाइप में है वो खाना हम बोलते हैं कि अपने आप नीचे चला जाता है। तो यहाँ भी हम बोलते हैं कि मस्कुलर फोर्स लगाए कि नहीं लगाए, क्यों लगाए, ये जो ईसोफेगस है बना किस चीज़ का, ये भी तो मसल्स का ही बना होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ईसोफेगस की वॉल्स क्या कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं, इसका मतलब क्या, ईसोफेगस की वॉल्स किसकी बनी है, मसल्स की बनी है। तो मसल्स क्या कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं, और इसी फोर्स के कारण जो खाना है वो ईसोफेगस से कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। सिमिलरली जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। तो इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान भी हमारे जो लंग्स है ना, ये लंग्स बेसिकली किसकी बनी होती है, मसल्स की तो बनी होती है। नीचे हम बोलते हैं कि एक डोम शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्म बोलते हैं। ये डायफ्राग्म में क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही होता है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में लंग्स, डायफ्राग्म, ये सब हम बोलते हैं कि विंड पाइप, ये सब हम बोलते हैं कि इन्वॉल्व होता है। ये सब किसके बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं या लेते हैं, तो कभी ये कंप्रेस करते हैं या फिर ये रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, लंग्स की मसल्स, डायफ्राग्म की मसल्स, ट्रैकिया यानी कि जो वेंट पाइप है उसकी मसल्स। तो क्योंकि मसल्स यहाँ पे फोर्स लगा रही है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है। सिमिलरली आपको मैंने समझाया है कि किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, बेसिकली ब्लड को पंप करता है ताकि जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है ना पहुँचे। तो देखो ब्लड, जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, हार्ट को बहुत तेज़ी के साथ में कभी उसको कंप्रेस करेंगी, कभी रिलैक्स करेंगी, फिर कंप्रेस फिर रिलैक्स। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन और जो रिलैक्सेशन चल रहा है हार्ट की वॉल्स का, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि हार्ट की जो वॉल्स हैं वो करवा रही हैं ये काम। हार्ट जो पंप कर रहा है, ये पंप क्यों कर रहा है, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हार्ट की जो वॉल्स हैं वो किसकी बनी है, मसल्स की बनी है। याद है, स्मूथ मसल्स, सॉरी वो हमारी कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं। और यही कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन एक्सक्लूसिव मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो ये कार्डियक मसल्स क्या करती हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, जिसके कारण हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। और इसी पंपिंग से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में हम बोलते हैं कि सर्कुलेट होता है, फैल जाता है। तो ये जो हार्ट की जो पंपिंग है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट की जो वॉल्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक मस्कुलर फोर्स लगा रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में, जिसके कारण हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। आई बात समझ में। सो एंड द बीटिंग, अच्छा इसके पहले भी क्या था हमारे पास, द expansion and the contraction of lungs when we inhale and exhale during breathing also involves muscular force, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि and the beating of heart also takes place by the muscular force produced by the cardiac muscles. The animals like an ox, camel and horse provide the force of their muscles and help the man in doing hard jobs. For example, ox pulls the plow
एंड बाय यूजिंग इट्स मस्कुलर फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, देखो आज के ज़माने में तो फिर भी जो है ना ट्रैक्टर वगैरह चल गए हैं, तो खेत को जोतना हम बोलते हैं कि आसान हो गया है। क्लास 8 साइंस के ही फर्स्ट चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पहले के ज़माने में जो आप बोल सकते हो कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, उसमें जो है ना जानवरों का, ड्रॉट एनिमल्स का यूज़ किया जाता था खेत को जोतने के लिए, है ना। तो हल भी हम बोलते हैं कि बैलों की हेल्प से ही चलाए जाते थे। तो बैल उस समय क्या करते थे, मस्कुलर फोर्स लगाते थे, जिसके कारण खेतों को जोतना आसान रहता था। लेकिन हाँ, आज के टाइम में तो हम बोलते हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, तो इंजन फोर्स लगाता है, बैलों की मसल्स नहीं। सिमिलरली अ हॉर्स एंड कैमल एक्सर्ट देयर मस्कुलर फोर्स इन पुलिंग द कार्ट। ऑब्वियसली बात है, बैलगाड़ी आपने सुनी होगी, घोड़ा गाड़ी सुनी होगी, है ना। तो घोड़ा गाड़ी में क्या होता है कि जो घोड़ा है वो कार्ट के ऊपर क्या करता है, एक अपना मतलब आप बोल सकते हो कि मस्कुलर फोर्स लगाता है, और इसी मस्कुलर फोर्स के कारण जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके साथ में हम बोलते हैं कि पीछे पीछे जो गाड़ी है, जो कार्ट है, वो भी आगे बढ़ता है। An elephant pulls heavy logs of wood by using the muscular force, and in Arctic regions, reindeers pull the sledges, wheel-less vehicles, by using their muscular force। आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस के टाइम पे हम वो बनाते हैं ना सेंटा क्लॉज, तो सेंटा क्लॉज की गाड़ी क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्लेजेस बोलते हैं ना। उसको कौन चलाता है, रेनडियर्स चलाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आइस स्केटिंग करते हैं तो ऐसे लंबे लंबे पेडल टाइप के नहीं होते हैं, पेडल नहीं मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्केट्स बोलते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी लगी होती है, इस गाड़ी में हम बोलते हैं कि हमारे सेंटा क्लॉज बैठे होते हैं, और इसको कौन खींचता है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे रेनडियर्स जो है ना खींचते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि एनिमल्स भी हम क्या बोलते हैं कि अपना जो मस्कुलर फोर्स है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हाथी है, हाथी क्या कर रहा है कि भारी भारी जो वुडन लॉग्स हैं, यानी कि जो लकड़ियों के जो बड़े बड़े लॉग्स हैं, उन लॉग्स को ज़मीन से उठा करके वो ट्रक के ऊपर रख रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये इंसान करेगा तो एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो वुडन लॉग्स को, इतने हैवी वुडन लॉग्स को जो है ना एक अकेला बंदा ट्रक के ऊपर जो है ना रख दे। इसलिए हम क्या करते हैं, एलिफेंट का यूज़ करते हैं। क्यों, बड़ा एनिमल है ना, तो उसकी जो मस्कुलर आप बोल सकते हो उसका जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, अपने ह्यूमन बींग्स के मस्कुलर फोर्स के साथ। ऑब्वियस ही बात है। फिर सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी या बॉडी ऑफ एन एनिमल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, ये जितने भी हमने मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं, इन सब में कॉमन चीज़ क्या थी, कॉमन चीज़ ये है कि जितने भी यहाँ पे हमारे मस्कुलर फोर्स जहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ हमेशा दो चीज़ें क्या है, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एलिफेंट क्या कर रहा है, वुडन लॉग्स को, लकड़ी के जो लॉग्स हैं उनको ज़मीन से उठा करके ट्रक में रख रहा है, तो वो कैसे रख रहा है, माना मस्कुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है, जब हाथी और वुडन लॉग का क्या हो रहा है, एक फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। जब तक हाथी लकड़ी के लॉग्स को छुएगा नहीं, उसको टच नहीं करेगा, फिजिकल टच नहीं करेगा, तब तक वो उसके ऊपर, लकड़ी के लॉग्स के ऊपर अपनी मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें टेबल से बुक उठानी है तो इसके लिए हमें जो बुक है उसको टच करना पड़ेगा, यानी कि हमारे और बुक के बीच में एक फिजिकल टच बनना चाहिए। जब तक ये टच नहीं बनेगा, जब तक कांटेक्ट में नहीं आओगे, तब तक जो मस्कुलर फोर्स है वो नहीं लगेगा। तो हम क्यों डालते हैं मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स में, क्योंकि मस्कुलर फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट बना हो, जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट स्टैब्लिश होता हो, जब कांटेक्ट स्टैब्लिश होता है तभी हम बोलते हैं कि मस्कुलर फोर्स लगता है। अगर आपको डंबल उठाने हैं तो उठाने के लिए डंबल को आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, यानी कि जब तक डंबल का आपके हाथ के साथ क्या ना हो, एक फिजिकल टच ना बने, तब तक आप डंबल को उसको यूं ही देख करके ऊपर नहीं उठा सकते हो, उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो मस्कुलर फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, आपस में फिजिकल टच के कांटेक्ट में होते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए मस्कुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल बाय अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, देन आवर हैंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द बुक। वी कैन नॉट लिफ्ट द बुक फ्रॉम द टेबल विदाउट टचिंग इट। बिना उसको टच करे बुक को आप टेबल से नहीं उठा सकते हो। Our contact or that of an animal with an object for applying muscular force can also be through a stick or a piece of rope etc. ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पे घोड़ा गाड़ी का एग्जाम्पल देखा कि घोड़ा क्या करता है, मस्कुलर फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसके पीछे जो गाड़ी होती है वो खिंचती है।
है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना है घोड़ा और गाड़ी के बीच में, लेकिन फिर भी घोड़े ने क्या करा है, मस्कुलर फोर्स लगाया, जिसके कारण जो गाड़ी है वो आगे खींच रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना इनके बीच में डायरेक्ट जो है ना फिजिकल टचिंग नहीं हो रही है, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कॉन्टैक्ट में। कैसे हैं? तो एक रस्सी के थ्रू है। तो अगर रस्सी का सपोज हमने क्या करा है, रस्सी को बीच में से तोड़ दिया है, तो अब घोड़ा कितना भी मस्कुलर फोर्स क्यों ना लगा ले, ये जो गाड़ी है, ये जो कार्ट है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा जब हम बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, आपस में कांटेक्ट में हो, तो यहाँ भी तो कांटेक्ट है ही ना। एग्जैक्ट फिजिकल टचिंग नहीं है, लेकिन कांटेक्ट में तो है। कांटेक्ट कैसे हो रहा है? एक रोप के थ्रू हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप टेबल से जो है ना बुक नहीं हटा सकते हो। कैसे नहीं हटा सकते हो? जब तक कि आप उसको जाकर के टच नहीं करोगे, तब तक आप बुक को उस टेबल से लिफ्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है? एक स्केल लो, एक डंडी लो, उस डंडी से जो ना आप क्या करो, बुक को खिसकाओ, तो बुक अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई, अपनी जगह से शिफ्ट हुई। कैसे? आपने उसको टच तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है ना वो डिस्प्लेस हुई कि नहीं हुई? डिस्प्लेस क्यों हुई? क्योंकि आपने फोर्स लगाया। कौन सा? मस्कुलर फोर्स। तो ये मस्कुलर फोर्स कैसे लगा? आपने जाकर के बुक को टच तो किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट में तो थे ना आप बुक के। कैसे कांटेक्ट में थे? तो वो लकड़ी या उस स्केल की हेल्प से, जैसे कि रोप की हेल्प से घोड़ा और गाड़ी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वैसे ही आप बुक के कांटेक्ट में हो। कैसे? एक स्टिक या एक स्केल की हेल्प से। अगर स्टिक या स्केल हटा दी जाए तो फिर आपके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, और आप कितना भी मस्कुलर फोर्स क्यों ना लगा लो, उस मस्कुलर फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो आपको बुक पे दिखेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, मस्कुलर फोर्स अगर लगना है, मतलब अगर लग रहा है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट हम बोलते हैं कि फिजिकल टच वाला भी हो सकता है या किसी तीसरे चीज़ के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ अपने, अच्छा कुछ और भी एग्जाम्पल है क्या? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हिट अ हॉकी बॉल वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू द बॉल थ्रू द हॉकी स्टिक। ऑब्वियसली बात है, जब हम हॉकी खेलते हैं तो जो हॉकी की जो बॉल होती है उसको हम हिट करते हैं। कैसे हिट करते हैं? तो हॉकी स्टिक से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हिट करते टाइम फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा? मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स कैसे लग रहा है? तो हॉकी स्टिक के थ्रू लग रहा है। And when we draw a bucket of water from a well, then we apply the muscular force through a rope tied to the bucket. हम क्या करते हैं? कुएं से पानी निकालते हैं, तो कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं? अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। अब कहने को तो जो बाल्टी है वो तो कुएं में है और हम कुएं के बाहर हैं, तो हमने तो बाल्टी को छुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हमारे मस्कुलर फोर्स के कारण जो बाल्टी है उसमें बाकायदा पानी भरा, और ये पानी से भरी हुई बाल्टी हम बोलते हैं कि ऊपर आई। ऊपर कैसे आई? क्योंकि आपका और बाल्टी का कांटेक्ट था। कैसे कांटेक्ट था? तो रोप के थ्रू था। आप रोप का दूसरा एंड, एक एंड पकड़ के खींच रहे थे, जिसके कारण रोप के दूसरे एंड पे जो बाल्टी बंधी हुई है वो कुएं से बाहर निकल आई। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अ बॉल मूविंग on the ground slows down gradually and stops after covering some distance. एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे हम बोलते हैं कि मूव कर रही है, लेकिन कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद में वो ग्रेजुअली क्या हो गई है, कुछ इस तरीके से स्लो डाउन हुई और अल्टीमेटली जाकर के रुक गई, है ना। देखो बॉल जा रही थी, उसकी स्पीड कम हुई और अल्टीमेटली जाकर के वो रुक गई। ठीक है। We know that the force is required to stop a moving body. This means that the force is exerted by the ground on the moving ball which opposes its motion and brings it to a stop. जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर के आ सकता है। बॉल आपके सामने रखी हुई है, जाकर के उसको धक्का दे दो, उस पर हम बोलते हैं कि किक कर दो, तो क्या होगा? बॉल अपने आप मोशन में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स के एप्लीकेशन से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। सिमिलरली एक बॉल आपके सामने आ रही है, आप क्या चाहते हो कि ये बॉल आपको लगे ना, है ना, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो आप क्या करोगे? इस बॉल को रोकोगे। बॉल मूव कर रही है और आप एक मूविंग बॉल को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। कैसे स्टॉप कर रहे हो? तो अपना हाथ आप अड़ा दोगे, यानी कि आप क्या करोगे? बॉल को कैच करोगे। तो जो आपने बॉल को कैच किया उसमें आपने किया क्या है? एक फोर्स अप्लाई किया है। इस फोर्स की एप्लीकेशन के कारण एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग बॉल है, वो कहाँ आ गई है? रेस्ट में आ गई है। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में हुआ क्या? हमने देखा कि फोर्स क्या कर रहा है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर के आ रहा है। इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, लेकिन फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट अपने आप रुक गया। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉल अच्छी खासी जा रही थी अपनी स्पीड के साथ, लेकिन हुआ क्या? अचानक से वो स्लो डाउन हो गई और स्पीड कम होने के बाद फाइनली क्या हुआ? वो रुक गई। तो सवाल ये है, मैंने आपको अभी भी समझाया कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना होता है तो एक फोर्स के एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है,
जब हमने बॉल को कैच किया था, जब हमने बॉल को रोका था, तो हमने एक हाथों से क्या किया था, एक फोर्स लगाया था, और इसी फोर्स के कारण जो मूविंग बॉल है वो रुक गई थी। लेकिन यहाँ पे तो हम सामने खड़े ही नहीं हैं, फिर भी बॉल रुक रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बॉल तो अच्छी खासी चल रही थी, उसको उसका जो चलना है वो कंटिन्यू होना चाहिए था, सामने तो यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था, फिर क्यों बॉल रुक गई। हमको ये पता है कि बॉल रुकने के लिए एक फोर्स चाहिए है, तो अगर यहाँ पे बॉल रुक रही है इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स लग रहा है। लेकिन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे लग रहा है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, जो कि नहीं चाहता है कि बॉल जो है ना आगे मूव करे। सवाल यह है कि आखिर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाया किसने है, तो जिस ग्राउंड पे बॉल मूव कर रही है ना, उसी ग्राउंड ने बॉल के ऊपर एक अपोजिट फोर्स जो है लगा दिया है, एक ऐसा फोर्स लगा दिया जिसके कारण जो बॉल है वो आगे मूव नहीं कर सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, या शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि इसका दूसरा नाम ही होता है क्या, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। ये किसी भी मोशन को क्या करता है, उसके अपोज में जाता है। बॉल हम बोल रहे हैं कि कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, लेकिन हुआ क्या कि जो ग्राउंड है उसने बॉल के ऊपर फ्रिक्शन लगाया। कहाँ लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में लगाया। तो बॉल जा रही थी राइट में, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग गया, लेफ्ट में, यानी कि उसके मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में, जिसके कारण बॉल आगे नहीं बढ़ पाई और अपनी जगह पे ही जाकर के वो रुक गई। तो यहाँ पे हुआ क्या, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एक फोर्स का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब सामने कोई खड़ा ही नहीं है तो आखिर फोर्स किसने लगाया है ग्राउंड ने। क्यों लगाया है, क्योंकि बॉल किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अगर बॉल ग्राउंड पे नहीं चलती, उसके ऊपर नहीं मूव कर रही होती, तो ग्राउंड थोड़ी ना बॉल के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाता, उसके मोशन के अपोज में कोई फोर्स लगाता, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन क्योंकि बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इन दोनों का कांटेक्ट बना, फिजिकल टच स्टैब्लिश हुआ, जिसके कारण एक कांटेक्ट फोर्स लग गया, और इस कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन है। यही फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगता है। अगर बॉल जा रही है टुवर्ड्स राइट तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसके कारण इस फोर्स के कारण जो बॉल है वो अल्टीमेटली अपनी स्पीड को कम करके रुक जाएगी। This means that the force is exerted by the ground on the moving ball which opposes its motion and brings it to a stop. और ultimately हुआ क्या कि बॉल रुक गई। This force which opposes the motion of a ball on the ground is known as frictional force. तो ये जो opposite force है जो कि motion को oppose करता है, जो कि किसने लगाया है, ग्राउंड ने लगाया, किस पे लगाया, बॉल पे लगाया है, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। वी कैन नाउ डिफाइन द फ्रिक्शनल फोर्स एज फॉलोज, द फोर्स विच always opposes the motion of one body over another body is called frictional force या friction। तो friction क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बॉडी का जो मोशन है किसके ऊपर, दूसरे बॉडी के ऊपर, हमेशा उस मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। भाई अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि सामने वाली चीज़ होए तो आप क्या करोगे, उसको रोकोगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि ग्राउंड के ऊपर जो बॉल है वो चले, तो होगा क्या, ग्राउंड बॉल के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, एक ऐसा फोर्स जो कि उसके मोशन के डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, बॉल रुक जाएगी। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस हैं वो क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अगर बॉल ग्राउंड पे मूव कर ही नहीं रही होती तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगता, नहीं लगता। क्योंकि बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही थी, इसीलिए ग्राउंड और बॉल का जो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, और इसी कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग गया। किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया। A ball moving on the ground slows down and then stops due to frictional force between the ball and the ground. In this case, the two surfaces in contact are the surface of the ground and the surface of the ball. सवाल ये है कि आखिर वो दो surfaces हैं कौन जिसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो एक सरफेस है ग्राउंड का और दूसरा सरफेस किसका है, बॉल का है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जस्ट फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स को आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हो या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तीनों नाम हैं, जो आपको पसंद आए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि some more examples from everyday life where frictional force is involved. If we stop pedaling a running bicycle, it slows down gradually and stops after covering some distance. आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, पेडलिंग करके। अब क्या हुआ, अचानक से आपने जो है पेडलिंग करना रोक दिया।
तो अपने आप जो है आपकी साइकिल की स्पीड पहले कम होगी, कम होने के बाद अल्टीमेटली आपकी जो साइकिल है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? आपकी साइकिल चल कहाँ रही थी? रोड पे चल रही थी, ग्राउंड पे चल रही थी। तो रोड का सरफेस और आपके साइकिल के टायर का सरफेस, आई रिपीट, रोड का सरफेस और आपके साइकिल के टायर का सरफेस, दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जिसके कारण हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। कहाँ लग गया? तो साइकिल के टायर पे लग गया। किसने लगाया? तो ग्राउंड ने लगाया। कहाँ लगाया? तो जिस डायरेक्शन में आपकी साइकिल जा रही थी ना, उस साइकिल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा। The bicycle moving on the road slows down and finally comes to a stop due to the frictional force between the tires of the bicycle and the road. Obvious सी बात है। फिर इसके बाद में this frictional force opposes the motion of the bicycle and brings it to a stop. In this case, the two surfaces in contact are the surface of the road and the surface of the tires of the bicycle. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं वो दो सरफेसेस जिसके बीच में कांटेक्ट बना है, तो रोड का सरफेस और साइकिल के टायर्स का कांटेक्ट, मतलब साइकिल के टायर्स का सरफेस। ऑब्वियस सी बात है। सवाल ये है कि आखिर हम क्यों फ्रिक्शनल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन तभी लगा है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। अगर बॉल ग्राउंड पे नहीं चलती, अगर साइकिल ग्राउंड पे नहीं चलती, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना था। अगर बॉल ग्राउंड पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कि बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है ही नहीं, और अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो काहे का फ्रिक्शन फोर्स? ऑब्वियस सी बात है। अगर साइकिल के जो टायर्स हैं वो ग्राउंड पर पड़ते ही नहीं तो क्या होता? ग्राउंड कोई फोर्स लगाता ही नहीं। तो क्योंकि टायर साइकिल के टायर का सरफेस का कांटेक्ट हुआ है किसके साथ? ग्राउंड के सरफेस के साथ। क्योंकि दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए हैं, इसी के कारण हम बोलते हैं कि फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा है, और इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। अगर कांटेक्ट नहीं बनता सरफेसेस का तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। कांटेक्ट बना इसलिए लगा है फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली अ कार और अ स्कूटर मूविंग ऑन द ग्राउंड कम्स टू द रेस्ट और स्टॉप्स due to frictional force when its engine is switched off. When we stop rowing a boat which is moving in the water, it slows down and stop. अगर हम बोट की जो चप्पू होते हैं उनको अगर हम चलाना बंद कर देते हैं तो जो नाव है वो अपने आप बीच में आकर के रुक जाती है। The boat moving in the water slows down and finally stops due to the frictional force between the boat and the water. ऐसा नहीं है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ रोड या ग्राउंड की सरफेस ही लगाती है, पानी का सरफेस भी लगाता है। अगर हम बोट की जो चप्पू है उसको अगर हम चलाना बंद कर देते हैं तो बोट अपने आप जो है ना रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। मतलब लहरों के साथ वो ऊपर नीचे होगी कुछ इस तरीके से, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती ज़्यादा। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि आप बोल सकते हो कि अगर आपने चप्पू चलाना बंद कर दिया, इससे हुआ क्या कि बोट का जो सरफेस है वो पानी के सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, जिसके कारण पानी ने क्या करा है? एक ऑपोजिट फोर्स लगा दिया है, एक ऐसा फोर्स लगा दिया है बोट के ऊपर जिसके कारण जो बोट है वो आगे मूव कर ही नहीं पा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑपोजेस द मोशन ऑफ द बोट एंड मेक्स इट स्टॉप। जब हम चप्पू चला रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि जब चप्पू चलाना बंद किया है तब जाकर के फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स तो पहले ही लगना शुरू हो गया था। जैसे ही आप बोट को पानी में लेकर के आए, आपने उसका जो चप्पू है जब आपने उसको मूव करना शुरू किया, तभी से हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था बोट के ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि चप्पू चलाने से जो आगे वाला फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा था, और इस ओवरकम करने के कारण जो बोट है वो आपकी आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? चप्पू चलाना बंद हो गया, यानी कि आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा था अब वो बंद हो गया है। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब किसकी चलेगी? अब चलेगी फ्रिक्शनल फोर्स की, जिसके कारण जो बोट है वो रुक जाएगी। सिमिलरली जिस समय बॉल को आपने किक करके ग्राउंड पर आगे भेजा था, है ना, तो जैसे ही बॉल ने चलना शुरू किया उसी समय से फ्रिक्शन फोर्स जो है काम करने लगा। तो फिर बॉल को पहले ही रुक जाना चाहिए था। बॉल डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे जाकर के क्यों रुकी? भाई जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स लगाया, बॉल को किक किया, वैसे ही हम बोलते हैं कि बॉल को तुरंत से रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉल ने सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद में जाकर के वो रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया था ना, तो वो फोर्स अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स को
आप बोल सकते हो कि ओवरकम कर रहा था। जो आपने फोर्स लगाया है, जो आपने मस्कुलर फोर्स लगाया है, वो मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर रहा था, थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा था, जिसके कारण आपका जो मस्कुलर फोर्स है उसका इफेक्ट दिखा और आपकी जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक हम बोलते हैं कि ट्रैवल करी, ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आपके मस्कुलर फोर्स की वैल्यू कम हुई तो फ्रिक्शनल फोर्स हम बोलते हैं कि आप बोल सकते हो कि उसने ओवर पावर कर लिया मस्कुलर फोर्स को, और अब किसकी चलेगी, फ्रिक्शनल फोर्स की चलेगी, जिसके कारण अब फ्रिक्शन के कारण जो बॉल है वो रुक जाएगी। अगर आप कंटिन्यूसली जो है ना अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते जाते बॉल के ऊपर तो बॉल नहीं रुकती, क्योंकि आपने फोर्स लगा करके उसको छोड़ दिया। तो जब तक मस्कुलर फोर्स डोमिनेंट है तब तक तो बॉल आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स डोमिनेंट होगा बॉल रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही लगता है। जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ है बॉल का ग्राउंड पे, टायर का ग्राउंड पे या बोर्ड का पानी में, फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया है। लेकिन जब तक बड़ा वाला फोर्स लगता रहेगा, मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जब तक वो लगता रहेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स जो है ना अपना असर नहीं दिखाएगा। जैसे ही वो बड़ा वाला फोर्स लगना बंद होगा, फ्रिक्शन फोर्स हम बोलते हैं कि लगना शुरू हो जाएगा, और इसके मतलब शुरू तो पहले हो चुका है, फ्रिक्शन फोर्स का जो इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो भी गाड़ी है, जो भी बॉल है, जो भी बोट है, वो मूव करना बंद कर देगी। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इन दिस केस द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर द सरफेस ऑफ द बोट एंड द सरफेस ऑफ द वाटर। द फ्रिक्शनल फोर्स और द फ्रिक्शन force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of the motion। इस स्टेटमेंट को ना आप बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बोला गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो हमेशा कहाँ लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमेशा लगता है। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो भी मोशन का डायरेक्शन होगा हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। Since frictional force arises only when the surfaces of the two objects are in touch with each other, therefore frictional force is an example of a contact force। अब हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस क्या हों, एक दूसरे को टच कर रहे हों, तभी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना लगेगा। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। आई बात समझ में। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ से हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस शुरू हो गए। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको समझ में आए, है ना। इसके बाद में उसके दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, एक हो गया कौन सा अपना फ्रिक्शनल फोर्स और एक हो गया अपना मस्कुलर फोर्स। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का ऑपोजिट कर दो। तो और साथ ही साथ हम जो है ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन कैसे करें वो भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यही सवाल आ जाता है कि डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो क्या होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऐसा फोर्स जो कि कौन लगा रहा है, एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के होने का मतलब क्या है, दैट इज विदाउट टचिंग ईच अदर, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेसिफिक गैप है, एक जगह है उनके बीच में। इस जगह के होते हुए भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मैंने आपको इसके पहले क्या समझाया है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में समझाया है। उसमें हमने मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देखा था कि आपके सामने टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि जो बुक है ये अपनी जगह से खिसक जाए, तो क्या देखने भर से वो बुक टेबल पे एक जगह से दूसरी जगह जो है ना खिसक जाएगी, नहीं। जब तक आप बुक को जाकर के टच नहीं करोगे अपने हाथों से, तब तक आपके मसल्स का जो मस्कुलर फोर्स है वो बुक पर नहीं लगेगा, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक आपकी जो बुक है वो अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या कि अगर मस्कुलर फोर्स लगाना है तो बुक को जाकर के टच करना ही पड़ेगा। बुक क्या, किसी भी चीज़ के अगर ऊपर आपको मस्कुलर फोर्स लगाना है तो आपको उसको टच करना ही पड़ेगा, कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन अब हम ऐसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं,
एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगा ही देता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स का उल्टा कर दो तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बन जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स में तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। There is no physical contact between the object which exerts the force and the object on which the force is exerted. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसा कोई भी कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, एक आप बोल सकते हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर फोर्स लगना है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो फोर्स लगा रहा है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच एक्सर्ट्स द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल पढ़े हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स, वैसे ही अब हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के 3 टाइप्स हैं। एग्जाम्पल्स भी आप उनको बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, तीनों के तीनों हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, या उनके टाइप्स भी आप बोल सकते हो। सबसे बढ़िया कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सबसे आसान अगर तरीके से आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझने हैं ना, तो क्या करो, ग्रेविटेशनल फोर्स को उठा करके पढ़ लो। कैसे, ये जो पेन है ना, इसको अगर मैं, अभी तो मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर इसको मैं अपने हाथों से छोड़ दूँ तो क्या होने वाला है, आप सबको पता है। ये जो पेन है, जैसे ही मैं इसको अपने हाथों से छोड़ूंगी, रिलीज करूंगी, ये पेन सीधे जाएगा कहाँ, ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जाकर के गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं इसको अपने हाथ से रिलीज करूंगी तो ये हवा में तैरने लगेगा, नो, जैसे ही मैं छोड़ूंगी वैसे के वैसे ही क्या करेगा, नीचे जाएगा और गिर जाएगा। ऐसा क्यों पेन जो है ना नीचे जाकर के गिर रहा है। अरे पेन की छोड़ो, अगर आप एक सीढ़ी से जंप करते हो तो जंप करने के बाद आप हवा में ही क्यों नहीं तैरते रहते हो, क्यों दोबारा जो है ना नीचे ज़मीन पर आते हो, क्योंकि जो ज़मीन है ना, ये जो ग्राउंड है ना, जो फ्लोर है, यानी कि हमारी जो प्लेनेट अर्थ है ना, वो क्या कर रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है हर एक चीज़ के ऊपर। हर एक चीज़ के ऊपर क्या करती है हमारी प्लेनेट अर्थ, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर लगता ही रहता है। अगर इस समय मैं ज़मीन पे खड़ी हूँ तो मैं क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अब अभी तो आप बोल सकते हो कि मैम आप अर्थ के कांटेक्ट में हो, इसलिए अर्थ आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है। भाई इस फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी तो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, एक मैं हो गई और एक अर्थ हो गई। अर्थ क्या कर रही है, मुझ पे फोर्स लगा रही है, अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, तो इसलिए मैं कहाँ हूँ, ज़मीन पे खड़ी हुई हूँ। तो अभी तो आप बोल सकते हो कि मैम क्योंकि आप अर्थ के कांटेक्ट में हो, इसलिए आपके ऊपर अर्थ जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पेन है ये तो अभी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रिलीज करूंगी तो ये सीधे के सीधे जाएगा ना नीचे। इसका मतलब क्या कि पेन जब मेरे हाथ में है, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अर्थ क्या कर रही है, इसके ऊपर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रही है। वो तो अभी मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया हुआ है, ओवरकम किया हुआ है, इस पेन को अपने हाथ में पकड़ करके रखा है। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूँ ना तो ये सीधे नीचे ही जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अर्थ का जो कांटेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ हो ही हो। इस समय पेन का कोई कांटेक्ट नहीं है अर्थ के साथ, लेकिन अगर मैं इसको रिलीज करूंगी ना तो ये सीधे नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाती ही जा रही है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोई भी इंसान हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाए, वो हमेशा अर्थ के कांटेक्ट में जो ना रहे ही तभी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ के ऊपर अर्थ जो है ना अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, चाहे वो उसके कांटेक्ट में हो उस समय, चाहे वो ना हो। और उसका ही रिजल्ट है कि आज सभी चीज़ें हमको कहाँ दिखाई देती हैं, धरती पे ही दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सभी चीज़ों के ऊपर, जानवर, पशु, पक्षी, है ना, ऑब्जेक्ट्स, सभी चीज़ों के ऊपर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रही है। तो क्या अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया? ये किसका एग्जाम्पल है, किसका टाइप है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने आपको बातों में ही समझा दिया। हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो हम सबको पता है कि हमारा जो मैग्नेट है वो क्या करता है, लोहा या लोहे से बनी चीज़ें, जो स्टील वगैरह है, स्टील भी हम बोलते हैं कि क्या है, एक अलॉय है जिसमें कि 98% क्या होता है, आयरन ही होता है। तो स्टील को आप कोई दूसरी चीज़ मत समझिएगा, स्टील भी क्या है, आयरन का ही एक टाइप होता है जिसमें कि 98%
लोहा ही होता है। तो मैग्नेट क्या करता है, लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ें या जो स्टील है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इफ़ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर लोहे की कीलें और पिंस, द मैग्नेट पुल्स देम टुवर्ड्स इट। आपने कई बार देखा होगा कि आपने क्या रखा है, ये एक आपने सपोज मैग्नेट रखा है ना, ये कुछ अजीब सा ही मैग्नेट बन गया है, या आपने सपोज क्या रखा है, एक मैग्नेट रखा है, ठीक है, और इसके सामने आपने क्या करा है, कुछ लोहे की कील डाल दी है। तो अपने आप देखोगे इस समय लोहे की कील और मैग्नेट के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ना मैग्नेट जाकर के लोहे की कीलों को छू रहा है, ना लोहे की कीलें जाकर के मैग्नेट को छू रही है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही आप मैग्नेट को सामने ला करके रखोगे लोहे की कीलों के, लोहे की कीलें जो है ना अट्रैक्ट होते 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 जाकर के चिपक जाएंगी मैग्नेट के ऊपर। तो इस समय तो आप बोल सकते हो कि ना मैग्नेट ने कीलों को जाकर के छुआ, ना कीलों ने मैग्नेट को जाकर के छुआ था, लेकिन फिर भी फोर्स लगा और इस फोर्स के कारण ही जो कीलें हैं वो जाकर के मैग्नेट से चिपक गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसे इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। अगर वो दूर दूर हैं ऑब्जेक्ट्स, फिर भी उनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को जाकर के छुए ही तभी जो है ना फोर्स लगेगा, बिना छुए भी काम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही होता है कि सिंस द आयरन नेल्स एंड द पिन्स मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, इट मींस दैट द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन देम, कि मैग्नेट क्या कर रहा है, बिना लोहे की कीलों को छुए बगैर उन पे जो है ना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के बदौलत जो लोहे की कील है वो अट्रैक्ट होकर के मैग्नेट की तरफ आ रही हैं। और ये इस बात को प्रूव करता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। The force exerted by a magnet is called magnetic force. Magnetic force क्या है? एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट exert करता है। The magnetic force acts even from a distance. So magnetic force है वो एक distance से भी जो है ना होता है। The magnet exerts a magnetic force on objects made up of iron, steel, nickel and cobalt. It does not exert a force on objects made of copper, wood और glass. आपने देखा होगा जैसे ये GIF है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ना मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं, ना लोहे की कील को मूव करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट के सामने हमने लोहे की कील रखी, जो कील है वो जाकर के मैग्नेट से चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि मैग्नेट उसके ऊपर क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, बिना उसको छुए उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स के कारण जो कील है वो जाकर के चिपक जाती है। अब गजब बात यह है कि जो मैग्नेटिक, हमेशा हमारे दिमाग में ये होता है कि जो मैग्नेट है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा होता है कि लोहा क्या करता है, मतलब मैग्नेट क्या करता है, हर एक लोहे की बनी हुई चीज़ों को या स्टील की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि मैग्नेट क्या करता है, हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्नेट जो है ना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही फोर्स लगा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि मैग्नेट लोहे की बनी हुई चीज़ों के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, लेकिन अगर उस मैग्नेट के सामने कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा दे। आपने पहले भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट, और जो सेम पोल्स होते हैं, जो सिमिलर पोल्स होते हैं, दे रिपल। तो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा GIF चल रहा है। आपके पास यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, सपोज ये क्या है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। अब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट के सामने एक दूसरा मैग्नेट लेकर के आ रहे हो, और कैसे लेकर के आ रहे हो, इस मैग्नेट का भी आप नॉर्थ पोल दूसरे वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास ही लेकर के आ रहे हो। तो जैसे ही इस मैग्नेट को पता चलेगा कि अगर मेरे सामने कौन आ रहा है, मेरे सामने तो भाई दूसरा मैग्नेट आ रहा है, लेकिन दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और दोनों ही मैग्नेट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ये चुपचाप यहाँ पे पड़ा था, लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ पोल लेकर के आए, देखो बिना छुए ये जो मैग्नेट है ये उससे दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग गया। क्यों? क्योंकि आप दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को सामने लेकर के आए हो। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगा है मैग्नेट का, लेकिन बिना टच करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना टच करे भी जो डिस्प्लेसमेंट है दूसरे मैग्नेट का वो हो रहा है। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली मैग्नेट क्या कर सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। सो व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट स्लोली नियर सम आयरन पिन्स, then at a certain small distance the iron pins suddenly jump towards the magnet and stick to it.
ऑब्वियस सी चीज़ है, इवन व्हेन द मैग्नेट हैज़ नॉट टच्ड देम। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट्स इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस इवन विदाउट टचिंग देम, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है, मतलब कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि बिना लोहे की चीज़ों को छुए उनके ऊपर क्या करता है, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर के अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू कर देता है। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है ना। यानी कि मैग्नेट और लोहे की बनी हुई चीज़ों के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेट का अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। अ मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स एंड अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट। तो ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट है कि वो केवल लोहे की चीज़ों के ऊपर ही क्या करता है, फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरे मैग्नेट के ऊपर भी वो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी GIF दिखाया ही है। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स प्लेस्ड नियर वन अनदर कैन बी दैट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन विच पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही फोर्स लगा सकता है। मैंने आपको जो GIF दिखाई थी उसमें क्या हो रहा था, हम मैग्नेट के दो सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर के आ रहे थे तो रिपल्सिव लग गया, लेकिन अगर हम मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल्स को पास लेकर के आते तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता। We have already studied in class 6 that the like poles of two magnets repel each other and whereas unlike poles of magnets attract each other. This means that there is a magnetic force of repulsion between the like poles of the two magnets, यानी कि magnets के दो same poles के बीच में repulsion लगता है, और on the other hand there is a magnetic force of attraction between the unlike poles of the two magnets, और magnets के दो opposite poles के बीच में attractive force लग जाता है। We do not have to bring the two magnets in contact with each other for observing the magnetic force between them. हमें दोनों ही मैग्नेट्स के बीच में, चाहे अट्रैक्टिव लग रहा हो चाहे वो रिपल्सिव लग रहा हो, किसी भी टाइप के मैग्नेटिक फोर्स को देखने के लिए दोनों ही मैग्नेट्स को हमको टच नहीं करवाना पड़ता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्शन के लिए दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बिना टचिंग के भी क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट even from a distance without touching the other magnet or without being in contact with the other magnet. फिर क्या बोला गया है, so the magnetic force exerted by one magnet on the other magnet is an example of non-contact force. ठीक है, for example many toys work due to the magnetic force exerted by the magnets fixed inside them. बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिसमें कि अंदर जो है ना मैग्नेट रखे होते हैं, और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही जो वो खिलौने हैं वो चालू काम करते हैं। द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हेल्प टू कीप द रेफ्रिजरेटर डोर क्लोज्ड टाइटली। हम बोलते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी क्या लगी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जिसके कारण जो डोर है वो एकदम टाइटली क्लोज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब नया नया फ्रिज होता है तो आप उसका जो है ना गेट खुला भी छोड़ दो, वो अपने आप जो है ना जाकर के बंद हो जाता है। क्यों? अगेन मैग्नेटिक स्ट्राइप्स जो है ना लगी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आपस में जाकर के चिपक जाती है और जो डोर है वो अच्छे से पैक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बोलते हैं कि फ्रिज हमारा पुराना हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक स्ट्राइप्स लगी होती है ना, उनकी जो फोर्स लगाने की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट पुराना हो जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि डोर को जो है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत ही जो है ना खोला है तो वो बंद हो जाएगा, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको खुद जाकर के डोर क्लोज करना पड़ता है। तो मैग्नेट क्योंकि हम बोलते हैं कि पुराने हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी जो फ्रिज का जो डोर है वो हमें जाकर के बंद करना पड़ता है, वो खुद नहीं होता है। Certain stickers stick to the iron objects like steel almirahs, refrigerators, etc. without any glue. और आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं जो कि लोहे की आप बोल सकते हो कि अलमारियों पर, फ्रिज पर बिना किसी ग्लू के जो ना चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, अलमीरा है, ये सब किसकी बनी है, लोहे की बनी है, स्टील की बनी है। तो इसके ऊपर आप कोई भी जो है ना जो स्टिकर लेकर के आओगे कुछ इस तरीके के, ये स्टिकर क्या होते हैं, बेसिकली मैग्नेट ही होते हैं। उनके पीछे जो ब्लैक कलर का पट्टी चिपकी होती है, वो पट्टी किसकी होती है, मैग्नेट की ही होती है। तो मैग्नेट क्या करता है भाई, लोहे की चीज़ों के ऊपर जाकर के चिपक जाता है। तो इसीलिए अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर जो फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं कि वो किसके बने हैं, लोहे के बने हैं, और स्टिकर्स के पास क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट और लोहा चिपक जाएगा, सीधी सी बात है। Such stickers contain tiny magnets and hence stick to the iron objects due to the magnetic force. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टिकर्स के पास क्या होता है,
छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। जो ब्लैक कलर की जो पीछे पट्टी होती है वो पट्टी क्या है, मैग्नेट ही तो होता है, और ये मैग्नेट लोहे की चीज़ों के ऊपर जाकर के चिपक जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज यूज्ड टू सेपरेट स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब हम सबको पता है कि हमारे घरों से अलग अलग तरीके का कचरा निकलता है ना, और हम जो है ना हर तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट है उसको हम कचरे में जो है ना डाल देते हैं। अब एक घर से, एक पूरी सोसाइटी से, एक पूरे मोहल्ले से, एक पूरी सिटी से हम बोलते हैं कि बहुत सारा कचरा निकलता है, और फिर अल्टीमेटली इस कचरे को जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी से दूर जाकर के जो है ना डंप कर देता है। अब सीधी सी बात है, अलग अलग जो चीज़ें कचरे में पड़ी रहती हैं उन चीज़ों को सेपरेट, यानी कि आप बोल सकते हो कि उनको सॉर्ट भी करना पड़ता है, कि जो कांच की चीज़ें हैं उनको अलग रखो, जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो डिकम्पोज हो सकती हैं तो उनको अलग कर दो, जो लोहे की चीज़ें कचरे में पड़ी हुई हैं उनको जो है ना अलग हटा दो। तो लोहे की बनी हुई चीज़ें कचरे के इतने बड़े ढेर से कैसे हटाई जाती हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मशीन लगी होती है। इस मशीन से हम बोलते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट चिपका होता है, और इस मैग्नेट को पूरे कचरे का जो ढेर है उसके ऊपर जो है ना घुमाया जाता है। तो कचरे के ढेर में जो जो लोहे की चीज़ें पड़ी होती हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक है। तो कचरे के ढेर के ऊपर जैसे इसको चलाया जाएगा तो उस ढेर में जो भी लोहे की चीज़ें होंगी वो सब की सब चीज़ें जो है ना इस मैग्नेट के ऊपर जाकर के चिपक जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कचरे के ढेर से जो लोहा है वो हटाते ही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्या अपना आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। यहाँ पे अच्छा अभी क्या बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस, नहीं यहाँ पे जो है ना आप इलेक्ट्रिक फोर्स कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो चार्जेस हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये फोर्स लगता क्यों है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता होगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे मैग्नेट के दो पोल्स, सेम पोल्स रिपल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो सेम चार्जेस हैं जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये चार्जेस आते कहाँ से। तो मैं आपको बताती हूँ कि हर एक चीज़ जो है ना वो किसकी बनी होती है, एटम की बनी होती है, ठीक है। एटम के अंदर खास बात क्या होती है कि ये रहा क्या, एक एटम। अभी हम बोल रहे हैं कि ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इस एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होते हैं नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स के पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें किसकी बनी हुई है, एटम की बनी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है ये भी किसका बना है, एक एटम का ही बना है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एटम्स का बना है। तो अगर मैं बात करूँ एक एटम की, तो एक एटम के पास होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या कि अभी इस एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो सब कैसे हैं, सेम अमाउंट में है, ठीक है भाई। किसी भी एटम को नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अगर मैं बोलूं कि अभी एटम कैसा है, न्यूट्रल, इसका मतलब क्या कि इस एटम के अंदर अभी जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा एटम है वो क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। अब क्या होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको पता है पकड़ के कौन रखता है, एटम का न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वैसे ही एटम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस क्या करता है कि अपने आजू बाजू घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको जो है ना पकड़ के रखने की कोशिश करता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो न्यूक्लियस जो है ना उसके ऊपर इतना कंट्रोल रख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जैसे ही एटम के ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स पड़ा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और इतना आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि सीधे जो है ना एटम से ही बाहर निकल आता है। इलेक्ट्रॉन्स तो बैठे ही होते हैं एटम से बाहर निकलने को, न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखता है। लेकिन वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बहुत दूर है, जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा एटम के ऊपर, जरा सा भी फोर्स, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आप बोल सकते हो कि खत्म हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अब एटम के बाहर निकल आएगा। अब आप खुद ही सोचो,
पहले इस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर बराबर थे, लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण हुआ क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर वो कम हो गया। इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब हमारा जो एटम है ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए एटम जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली कभी कभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ भी जाते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर बराबर थे, एटम न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर आ गए। अंदर आने के कारण हुआ क्या, अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, जिसके कारण जो नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि अब हमारा जो एटम है वो क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो क्या अब आपको समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, कैसे कोई भी एटम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव and negative. Electric charges can be produced by friction when one object is rubbed over another object. जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो सिंपल जो है ना, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब कर दो, फ्रिक्शन से हम बोलते हैं कि चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफर्स टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो आया है कहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। an object having stationary electric charge charges or static electric charges on it is called electrically charged object. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, कैसे वाले, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलो। A comb is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with dry hair. ये एक्टिविटी की हरकत आप सभी ने अपने अपने घरों में कभी ना कभी ज़रूर करी होगी, मैंने भी करी है, कि कंघे को जो है ना सबसे पहले आपने क्या करे हैं, पेपर के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे जो पीसेज हैं आपने उनको तोड़ लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो कोम है वो उसके ऊपर घुमा करके देख रहे हैं। तो इनिशियली हमने देखा कि कंघे के ऊपर, कोम के ऊपर कोई भी जो है ना पेपर के पीसेज नहीं चिपक रहे हैं, लेकिन फिर हमने क्या किया, कंघे को हमने अच्छी तरीके से क्या करा है, अपने बालों में घिस लिया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रिक्शन से क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो है ना आ सकता है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब हमने शुरुआत में कंघे को पेपर के पीसेस के ऊपर घुमाया था तो पेपर के पीसेस उस पर जाकर के नहीं चिपके थे, लेकिन जैसे ही हमने कोम को अपने बालों से रब किया और रब करने के बाद हमने क्या किया, पेपर के पीसेस के ऊपर चलाया, तो जो पेपर के पीसेस हैं वो कंघे के ऊपर जाकर के चिपक गए। ऐसा हुआ क्यों? इनिशियली जो कोम था वो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं था, लेकिन जब हमने उसको अपने बालों से रब किया, घिसा, तो फ्रिक्शन से जो कंघा है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, कंघे को अपने बाल से घिस रहे हैं। ठीक है, घिसने पे क्या हुआ कि हमारे बालों, भाई जो बाल हैं वो भी किसके बने, एटम्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो उनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हमने कंघे को अपने बाल से घिसा तो बाल के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर निकल आए, और कहाँ निकल गए, बाहर आकर के कोम के पास चले गए। कोम पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, उसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब कोम की जो एटम्स हैं उनके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, जिसके कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, बैलेंस थे। इसका मतलब जो कोम है वो कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसको हमने अपने बालों में घिसा, तो घिसने से क्या हुआ, बालों की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो निकल करके कहाँ चले गए, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ। इस फ्रिक्शन के कारण, इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे बालों के एटम से कहाँ आ गए, हमारे कोम में चले गए। अब कोम में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस आ चुके हैं कोम के ऊपर। इसका मतलब अब हमारा जो कोम है वो क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि कंघों के मतलब जो कोम है उसके ऊपर क्या आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब जो पेपर है वो भी तो भाई एटम से ही बना हुआ है ना, तो पेपर के पास भी क्या होंगे, एटम्स होंगे। उन एटम्स के पास भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो जैसे ही कोम आएगा पेपर के ऊपर, और पेपर के पीसेस जो है ना देखेंगे कि भाई हमारे पास जो कोम आया है ना उसके पास तो भर भर के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो पेपर के एटम्स के जो प्रोटॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कोम के पास हैं।
तो कोम के पास इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके कांटेक्ट में आए, पेपर के पीसेस के कांटेक्ट में आए। पेपर के पीसेस खुद एटम से बने हुए थे, उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही पेपर के पीसेस के एटम्स को पता चला कि भाई सामने क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेपर के पीसेस के एटम्स के जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होकर के जाकर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोम के ऊपर उनसे चिपक गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पेपर के ऊपर जाकर के जो कोम है उसके ऊपर जाकर के पेपर के पीसेस चिपक गए हैं। आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर अ कोम इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद हेयर। कैसे उसके ऊपर चार्ज आया वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के वो कोम में चले गए। सच अ कोम इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट। अब जब चार्ज आ चुका है कोम के ऊपर तो अब तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा ना। An electrically charged object exerts an electrostatic force, और यही इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। An electrostatic force is actually an electrical force. It is called electrostatic force because the electric charges involved in it remain static or stationary. सवाल यह है कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना वो कैसे हैं, स्टेशनरी हैं, वो रुके हुए हैं, वो स्टैटिक हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन कन्फाइंड टू द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट मूव। और ये जो चार्जेस हैं ये आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर आने के बाद आप बोल सकते हो कि ये उसी में रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज हो रहा है। स्टैटिक मतलब क्या, स्टेशनरी। तो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप होता है वो मैंने आपको बता दिया कि फ्रिक्शन से, रबिंग से एक ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, जिसके कारण जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और यही इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्जेस है ना वो लगा रहे हैं। वो चार्जेस कैसे हैं, स्टेशनरी है, जिसके कारण जो फोर्स लगा रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो फोर्स भी तो बोल सकते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं ना वो कैसे हैं, स्टैटिक हैं, वो रुके हुए हैं, वो स्टेशनरी हैं। आई बात समझ में? तो दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम घिसेंगे फ्रिक्शन होगा उनके बीच में, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। यही इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्जेस डेवलप हुए हैं वही चार्जेस लगा रहे हैं। आई बात समझ में? और ये चार्जेस कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड को जो रॉड क्या, हम एक प्लास्टिक की जो स्केल है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से पेपर के पीसेस के ऊपर जो है ना आप बोल सकते हो कि मूव करवा रहे हैं। तो देखो कैसे पेपर के पीसेस जो है ना जाकर के स्केल के ऊपर चिपक रहे हैं। तो फोर्स exerted by an electrically charged object is called electrostatic force. An electrically charged object can exert an electrostatic force on an uncharged object. अब देखो ये क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाएगा, लेकिन किसके ऊपर, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोम है वो तो चार्ज हो चुका है, वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिन पेपर की पीसेस के ऊपर वो लगा रहा था फोर्स, उनके ऊपर तो चार्जेस डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन फिर क्यों उनके बीच में जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स लगा, क्योंकि पेपर के जो पीसेस है उनके पास एटम्स थे, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे। तो कोम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका था, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके थे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ, पेपर के पीसेस के पास जो प्रोटॉन्स है एटम्स के अंदर, वो प्रोटॉन्स अट्रैक्ट हो गए। For example, a plastic comb or a plastic pen which is electrically charged by rubbing in dry hair exerts an electrostatic force on the uncharged tiny pieces of paper and attracts them. यानी कि जो कोम है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, लेकिन जो पेपर की पीसेस हैं वो कैसे हैं, वो अनचार्ज्ड हैं, फिर भी उनके ऊपर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। दिस कैन बी हैपेंड एज फॉलो, व्हेन द प्लास्टिक कोम इज रब्ड इन ड्राई हेयर द कोम गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कोम इज ब्रॉट नियर द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर इट exerts an electrostatic force of attraction on them.
ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर मूव टुवर्ड्स द कोम एंड स्टिक टू इट। ये वही चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। Thus the movement of tiny pieces of paper is due to the electrostatic force exerted by the electric charges acquired by the comb on rubbing in hair. It is the electrostatic force which is responsible for raising our body hair when we try to take off a terylene or a polyester shirt in dry weather, है ना। ड्राई वेदर में अगर हम क्या करते हैं, पॉलीएस्टर या टेरिलीन के जो कपड़े वगैरह जो होते हैं, जब उसको हम उतारते हैं तो हमारे जो बॉडी हेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? अगेन उसके लिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, आप बोल सकते हो कि वहाँ पे भी लगता है। कैसे? तो जब हम टेरिलीन या पॉलिएस्टर के कपड़े जब पहनते हैं तो ऑब्वियसली बात है, कपड़े पहनेंगे तो उनकी जो आप बोल सकते हो ना कि जो कपड़े हैं वो हमारी बॉडी पे घिसते हैं। घिसने के कारण हम बोलते हैं कि जो हमारे पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो जाते हैं। तो जो कपड़े हैं वो क्या बन चुके हैं, अब चार्ज ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। तो जब इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी बॉडी से दूर करते हैं तो हमारे बॉडी के जो हेयर होते हैं उनको वो क्या करते हैं, मतलब जो कपड़े हैं पॉलिएस्टर के, जो टेरिलीन के, वो क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुके हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिकली चार्ज हमारे जो कपड़े होंगे वो हमारे बॉडी हेयर के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण जब हम कपड़े उतारते हैं ना तो बाल हमारे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अकेले बॉडी हेयर नहीं, हमारे बाल के, हमारे जो सर के भी बाल हैं कभी कभी वो भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा है वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, और ये चार्ज कपड़ा हमारे बालों के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज के बाद जब आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप अपने घर में जाकर के बताइएगा कि भाई यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। सिमिलरली बलून को चिपकाने का तरीका क्या होता है, अगर हम बलून को अपने बालों से घिसें और घिस के जो ना दीवार पे लगा दे तो होगा क्या, हमारे बालों की जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जब फ्रिक्शन होगा तो हमारे बालों की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, बलून में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, चार्जेस आ चुके हैं कहाँ, बलून के ऊपर। इसका मतलब क्या, बलून क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। अब इस इलेक्ट्रिकली चार्ज बलून को जब हम आप बोल सकते हो कि कहाँ लेकर के जाएंगे, वॉल के पास लेकर के जाएंगे। तो वॉल के पास क्या है भाई, वॉल के पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। तो जैसे ही आप बलून लेकर के आए हो जिसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, दीवार के जो प्रोटॉन्स होंगे ना वो, मतलब दीवार के जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कि अरे हमारे सामने एक ऐसा बलून आया है जिसके पास बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या है, प्रोटॉन्स हैं, हम क्या है, पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाता है, जिसके कारण जो बलून है वो जाकर के दीवार पे चिपक जाता है। ऐसे दीवार पे बलून को जाकर के चिपकाओगे वो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर बालों से रब करके अगर आपने बलून को चिपकाया है तो थोड़ी देर के लिए वो चिपका रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, वो हो चुका है क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज। और इलेक्ट्रिकली चार्ज बलून क्या करेगा, दीवार के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पे जाके क्या करेगा, मतलब दीवार के ऊपर क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स के कारण जो बलून है वो दीवार पे जाकर के चिपक जाएगा। बलून के अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। If an inflated balloon is rubbed with a piece of synthetic cloth like polyester या nylon cloth and then pressed against a wall, the balloon sticks to the wall. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप अपने बाल से ही घिसो, पॉलिएस्टर के कपड़ों से भी जो है ना आप घिस करके बलून को चिपका सकते हो। It is the electrostatic force which is responsible for the attraction between the balloon and the wall. This happens as follows: when the balloon is rubbed with a piece of synthetic cloth, जो बलून है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाता है and hence get electrically charged. This electrically charged balloon attracts the uncharged wall and sticks to it. जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बलून है वो अनचार्ज वॉल को जो है ना अट्रैक्ट करता है, उस पर जाकर के चिपक जाता है। ऑब्वियस ही बात है, वॉल तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, बलून ही क्या करेगा, जाकर के उससे चिपक जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड by a charged object on another object from a distance, even when they are not in touch with each other. So electrostatic force is an example of non-contact force. पढ़ क्यों रहे हैं इतना सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में? क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं भी आ रहा है तो भी उसके ऊपर अपना
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक कोम एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टाइनी पीसेज ऑफ पेपर इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना चार्ज कोम को पेपर के पीसेस के ऊपर जाकर के रखोगे तभी पेपर के पीसेस उस पर जाके चिपकेंगे, नहीं, बिना दोनों मतलब बिना आप बोल सकते हो कि कोम और टाइनी पीसेस मतलब टाइनी पीसेस जो पेपर की टाइनी पीसेस जो हैं उनके और कोम के बीच में अगर डिस्टेंस होगा तो भी चार्ज्ड कोम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है अनचार्ज्ड पेपर के पीसेस के ऊपर। Just like magnetic force, an electrostatic force can be of attraction or repulsion depending upon the situation. The repulse मतलब जो electrostatic अपना force है ना वो repulsive भी हो सकता है। The electrostatic force between any charged object, positively charged object or negatively charged object and an uncharged object is always of attraction. ठीक है, चलो। The electrostatic force between two charged objects having like charges positive and negative or negative is that of repulsion. obvious सी बात है, अगर आपके पास दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आए हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। अगर आपके पास दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ऑन द अदर हैंड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged objects having unlike charges positive and negative is of attraction. Electrostatic force is utilized in reducing air pollution by removing dust, soot and fly ash particles from the smoke coming out of the chimneys of factories. फिर इसके बाद में न्यूटन सेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट, अच्छा अब यहाँ से हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक समझ में आ गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। जल्दी से एक बार इसके कंटेंट को हम रीड कर लेते हैं कि न्यूटन ने क्या बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या करता है, पुल्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई मास होता है और वो जो पुल लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट acts even if the two objects are not connected by any means. It is the gravitational force between the sun and the earth which holds the earth in its orbit around the sun. देखो न्यूटन का ये कहना है, क्लास 9th में आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ क्या कर रही है, हम पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी जो है ना कई चीज़ों के ऊपर जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। आपको आपके सामने जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब आपके ऊपर फोर्स लगा रही हैं और आप उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हूँ इस बोर्ड के ऊपर, मैं लगा रही हूँ, या ये समझ लो कि मेरे ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है कौन, ये बोर्ड। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये भी मेरे ऊपर क्या कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये फैन भी क्या कर रहा है, मेरे ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। लेकिन फिर अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो मैं क्यों नहीं बोर्ड की तरफ जा रही हूँ मूव करते हुए, मैं क्यों लाइट की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्यों मैं पंखे से जाकर के जो है ना चिपक नहीं जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना ये एक साथ लग रहे हैं। बोर्ड भी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, लाइट भी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, फैन और एसी भी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसके कारण मैं अपनी जगह पर खड़ी हुई हूँ। तो न्यूटन यही कहते हैं कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता ही है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो कि क्या करता है, अर्थ को अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड होल्ड करता है। एंड इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। The gravitational force between the two ordinary objects having small masses, say 2 stones, is very weak and cannot be detected easily. The gravitational pull or force between strong, basically यहाँ पे आप बोल सकते हो कि strong objects only if one of the objects has a huge mass like the earth. यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो इतना कम, इतना वीक होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। अगर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अगर ज़्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थ,
Thus the gravitational pull या force between the earth and the stone is very large which we can detect easily. अगर मैं बोलूँ कि दो पत्थर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, ना पहला पत्थर दूसरे के पास जा रहा है ना दूसरा पत्थर पहले के पास जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अर्थ क्या कर रही है, पत्थर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम आपकी बात सही है। क्यों? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, उसका मास इतना ज़्यादा है कि वो जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी वो इतना स्ट्रांग होगा कि पत्थर को आप कितने भी ऊपर क्यों ना फेंक दो, अल्टीमेटली वो अर्थ के ऊपर ही जाकर के गिरेगा। आई बात समझ में? चलो, this point will become clear from the following discussion. If we drop a stone from some height, it falls down towards the earth. This is because the earth exerts a gravitational force of attraction on the stone and pulls it down. In fact, the earth pulls all the object towards its center. The force with which the earth pulls the objects towards it, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वी आर ऑल पुल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच ब्रिंग्स द चाइल्ड डाउन टू द अर्थ। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर ही ग्रेविटी लगती है, हम सबके ऊपर लग रही है। बच्चा अगर ऊपर से छत से गिरेगा या पेड़ से गिरेगा तो वो गिर के कहाँ जाएगा? ज़मीन पे ही जाएगा। सिमिलरली, when a diver dives into a swimming pool, it is the force of gravity which brings him down. The force of gravity acts on all the objects. The force of gravity causes all the objects to fall towards the earth. For example, पत्तियां अगर पेड़ों से गिरेंगी तो वो गिरने के बाद ज़मीन पर ही आएंगी। अगर फल गिरेगा पेड़ से तो गिरने के बाद धरती पर ही आएगा। पानी, जो बारिश होती है, बारिश भी कहाँ होती है? अल्टीमेटली जाकर के ग्राउंड पर ही टच करती है। When we open a tap, जब हम नल खोलते हैं तो खोलने के बाद जो पानी है वो ऑब्वियसली कहाँ जाता है? नीचे, ग्रेविटी के कारण ही आता है। एंड वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हेन अ कॉइन स्लिप्स फ्रॉम आवर हैंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। Actually, when a coin is held in our hand, it is at rest, not in motion. As soon as the coin is released from our hand, it begins to move downwards and ultimately falls on the ground. जैसे कि मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। कोई भी चीज़ अगर आप अपने हाथ से छोड़ोगे वो अल्टीमेटली नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? ग्रेविटी लगा रही है। This downward movement of the coin is brought about by the gravitational force of the earth, which acts in the downward direction towards the center of the earth. Similarly, when a pen slips from our hand, it falls on the ground because of the force of gravity acting on it. And a ball thrown upwards also falls back to the earth due to the force of gravity. आप चाहे कितना भी जो है ना जोर से बॉल को ऊपर उछालो, बॉल ऊपर जाएगी भी, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे ही आने वाली है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आप एक बोल सकते हो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए, मतलब अर्थ को अगर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है, ग्रेविटी लगानी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ के कॉन्टैक्ट में हो ही हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है कंप्लीट। तो आज के इस सेशन में हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में डिटेल में बात कर ली है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com, उसको सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी है, तो आप क्या करोगे? क्लास 8 पे जाके क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है ना जितने भी हमारे पास हमने अभी तक क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, सभी चैप्टर्स के सभी जो वीडियो लेक्चर्स है आपको यहाँ पे होंगे प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड। क्योंकि आपके कई बार डाउट आते हैं, कई बार आपके कंप्लेंट्स आती है कि मैम यूट्यूब पे आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे होता है। तो हम क्या करें? सीधी सी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो जहाँ पे आपके पास सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली आपको सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.